रिद्धि और मारुति ने की एक दूसरे से शादी उड़े सभी के होश। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब सभी घर में अकेली होती है और उसकी चिंता सिर्फ एक ही नाम के इर्द गिर्द घूम रही होती है, रिद्धि। उसके दिल में सिर्फ एक सवाल है कि आखिर रिद्धि है कहाँ? क्या वो सही सलामत है? और अगर है तो उसे कैसे खोजा जाए? इसी असमंजस और चिंता के बीच दरवाजे की घंटी बजती है। सभी जल्दी से दरवाजा खोलती है और उसके सामने खड़ी होती है रिद्धि, पूरी तरह सही सलामत। जैसे ही सभी की नजर रिद्धि पर पड़ती है, वह हैरान रह जाती है। उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं। वह दौड़कर रिद्धि को गले लगा लेती है, जैसे उसे कोई अपना बिछड़ा हुआ हिस्सा वापस मिल गया हो। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। सभी की नजर जैसे ही रिद्धि के चेहरे और उसके पहनावे पर जाती है, उसकी खुशी धीरे धीरे हैरानी में और फिर सदमे में बदलने लगती है। रिद्धि की मांग में सिंदूर भरा होता है, गले में मंगलसूत्र लटका होता है और उसने वरमाला भी पहन रखी होती है। ये दृश्य सभी को अंदर तक हिला देता है। वह हैरानी से पूछती है, रिद्धि ये क्या है? क्या मतलब है इसका? तभी पीछे से एक और शख्स आता है, मारुति। उसने भी वरमाला पहन रखी होती है और उसके चेहरे पर एक शांत लेकिन मजबूत भाव होता है। सभी का मन एक पल के लिए जैसे सुन्न हो जाता है। उसे अब सब कुछ समझ आने लगता है, लेकिन फिर भी वह उम्मीद की एक डोर पकड़कर रिद्धि से पूछ बैठती है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें बचा लिया था, फिर भी तुमने उसकी बातों में आकर से शादी कर ली। रिद्धि सभी का हाथ थामती है और बेहद संयमित आवाज में कहती है, सभी, मैंने यह शादी अपनी मर्जी से की है। मारुति ने मुझे मजबूर नहीं किया। जो कुछ हुआ वो मेरी इच्छा से हुआ। सभी को यकीन नहीं होता कि वो अपनी वही रिद्धि को देख रही है। सभी अब खुद को रोक नहीं पाती। रिद्धि की शादी की सच्चाई और उसके पीछे छिपे राजों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। वह गुस्से से कांपते हुए रिद्धि की ओर बढ़ती है और चीखते हुए पूछ बैठती है, तुमने ये क्या किया? रिद्धि, जिस आदमी ने तुम्हें कैद करके रखा, जबरदस्ती बंदी बनाकर रखा, उसी से तुमने शादी कर ली। क्या तुमने एक बार भी सोचा कि तुम्हारे अपने क्या महसूस करेंगे? क्या तुम्हें याद नहीं कि वो मारुति कौन था, जिसने तुम्हारे साथ वो सब किया जिसे हम शब्दों में भी नहीं बयां कर सकते? सभी की आंखों में आंसू थे, गुस्से के, दर्द के और टूटते विश्वास के। लेकिन रिद्धि अब और चुप रहने को तैयार नहीं थी। वह एकदम से सख्त हो जाती है। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह अपने शब्दों में इतनी कठोरता भर लेती है कि पूरा माहौल थम जाता है। वह चिल्लाकर कहती है, बस करो भाभी, बहुत हो गया। अब एक शब्द और मत कहना। रिद्धि की आवाज में जो कड़वाहट थी, वह सभी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। आप पूछ रही हैं मैंने क्या किया? मैं पूछती हूँ आपने मेरे लिए क्या किया? भाभी, जब आपको सब कुछ पता चल गया था कि मैं किडनैप हो चुकी हूँ, कि मैं तकलीफ में हूँ, तब आपने मुझे बचाने की बजाय क्या किया? आप तो स्विट्जरलैंड में मजे कर रही थी नील के साथ। रिद्धि की आंखों में जो जलन थी, वह किसी छोटे झगड़े की नहीं, बल्कि टूटी उम्मीदों की थी। आपको क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चला? मुझे सब पता चला भाभी। जब मैं उस बंद कमरे में तड़प रही थी, हर पल ये दुआ कर रही थी कि कोई आए और मुझे बचाए। उस वक्त आप किसके साथ थी? क्या आप मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी या अपनी नई जिंदगी में खो चुकी थी? सभी जैसे जैसे रिद्धि की बातें सुनती गई, उसका चेहरा पीला पड़ता गया। उसके होंठ कांपने लगे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रिद्धि उससे इस तरह बात कर सकती है। लेकिन सच्चाई का कड़वा घूंट अब सामने था। रिद्धि की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसकी आवाज अब भी दृढ़ थी। आपने कभी नहीं सोचा कि मेरी स्थिति क्या होगी? आपने बस अपने नजरिए से मुझे देखा। लेकिन भाभी, मैंने उस कैद के बीच एक इंसान को देखा, मारुति को, जो जितना क्रूर बाहर से दिखता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ था। हाँ, उसने गलतियां की हैं, लेकिन आप जानती नहीं उसके साथ क्या हुआ। और जब मैंने उसकी सच्चाई जानी, जब मुझे पता चला कि वो ही असली गुनहगार नहीं है, तब मुझे एहसास हुआ कि इस कहानी का हर किरदार आधा सच बोल रहा है। आपने मुझे हमेशा बच्ची समझा जिसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन भाभी, मैं बच्ची नहीं हूँ। मैंने अपना फैसला सोच समझ कर लिया है। सभी अब भी स्तब्ध खड़ी थी। उसके हाथों से उसके विश्वास की जमीन खिसक चुकी थी। सन्नाटा पूरे कमरे में छा गया। सभी की आंखों में अब नफरत नहीं, सिर्फ निराशा थी। वह धीमे से कहती है, तो तुम कहती हो कि मैं गलत थी? तुम कहना चाहती हो कि मैंने तुम्हें बचाने की कोई कोशिश नहीं की? रिद्धि जवाब देती है, नहीं भाभी, आप मेरी भलाई चाहती थी, लेकिन आप
मेरी तकलीफ को समझ नहीं पाई। आपने अपने तरीके से मेरी मदद करनी चाहिए, लेकिन आपने मेरी आवाज नहीं सुनी। और जब मैं लौट कर आई तो आप मुझसे सवाल कर रही थी जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। आप जानती हैं मैं मजबूरी में नहीं, समझदारी से लौटी हूँ। और आज मैं सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक इंसाफ की तलाश करने वाली औरत हूँ, जो अपने भाई और भाभी के कातिलों को सजा दिलाना चाहती है। सभी और रिद्धि के बीच का माहौल गर्मा चुका था। रिद्धि की आंखों में उबलता हुआ गुस्सा था और उसकी जुबान अब हर वो घाव खोल रही थी जिसे उसने अब तक सीने में दबा रखा था। उसने चीखते हुए कहा, आप तो हर बार मुझे समझाने की कोशिश करती हैं भाभी, लेकिन कभी मुझे समझा नहीं। आप खुद नील के साथ खुशियां बटोर रही थी मुझे छोड़कर। आप किस मुंह से मुझसे सवाल कर रही हैं जब आपके अपने कर्म ही सवालों के घेरे में हैं? सभी जैसे स्तब्ध रह गई थी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि रिद्धि उस पर ऐसा आरोप लगाएगी। लेकिन इससे पहले कि सभी कुछ कह पाती, दरवाजे की घंटी बजी और आवाज आई। रिद्धि सामने खड़ी थी, भाग्यश्री और उनकी बड़ी बेटी तारा। जैसे ही दोनों की नजर रिद्धि पर पड़ी, उनके होश उड़ गए। भाग्यश्री की आंखों से आंसू झरने लगे और उनकी आवाज कांपती हुई निकली। रिद्धि, मेरी बच्ची कब से तुझे ढूंढ रहे हैं। हम कहाँ चली गई थी? तू ठीक तो है ना? भाग्यश्री आगे बढ़ी और रिद्धि को गले लगाने ही वाली थी कि उनकी नजर रिद्धि की मांग में भरे सिंदूर, गले में पड़े मंगलसूत्र और पहनी हुई वरमाला पर गई। उनके पैर तले जमीन खिसक गई। तारा भी कुछ कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में अविश्वास झलकने लगा। वह हकलाते हुए बोली, रिद्धि ये सब क्या है? ये आदमी कौन है और तू इस हाल में क्यों है? तूने ये फूलों की माला और मंगलसूत्र क्यों पहना है? पूरे घर का माहौल एकदम सन्नाटे में डूब गया। सभी भी अब कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। उसके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। तभी रिद्धि ने खुद को संभाला और सबकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं जानती हूँ कि आप सब हैरान हैं, लेकिन ये सब मैंने अपनी मर्जी से किया है। वह एक पल रुकी, फिर धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में बोली, मैंने मारुति से शादी कर ली है। यह सुनते ही जैसे बिजली गिर पड़ी हो। भाग्यश्री पीछे हट गईं। उनके चेहरे पर डर, अविश्वास और टूटन एक साथ उभर आए। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे और उन्होंने कांपते होठों से पूछा, कब कहा तूने? ये आदमी मारुति। वह हकलाते हुए बोली, रिद्धि ये सब क्या है? ये आदमी कौन है और तू इस हाल में क्यों है? तूने ये फूलों की माला और मंगलसूत्र क्यों पहना है? पूरे घर का माहौल एकदम सन्नाटे में डूब गया। सभी भी अब कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। उसके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। तभी रिद्धि ने खुद को संभाला और सबकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं जानती हूँ कि आप सब हैरान हैं, लेकिन ये सब मैंने अपनी मर्जी से किया है। वह एक पल रुकी, फिर धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में बोली, मैंने मारुति से शादी कर ली है। यह सुनते ही जैसे बिजली गिर पड़ी हो। भाग्यश्री पीछे हट गईं। उनके चेहरे पर डर, अविश्वास और टूटन एक साथ उभर आए। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे और उन्होंने कांपते होठों से पूछा, कब कहा तूने? ये आदमी मारुति। वही जिसने तुझे कैद किया था, वही जिसने तुझे हमसे छीन लिया था। तूने उससे शादी कर ली। तारा भी अब रिद्धि की ओर बढ़ती है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ है। रिद्धि, पागल हो गई हो क्या? हम सब तुम्हारे लिए तड़प रहे थे और तूने उसी दरिंदे से शादी कर ली। किस मजबूरी में ऐसा किया तुमने? रिद्धि अब शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास की एक अजीब चमक थी। वह अपनी माँ और बहन के सामने खड़ी रही, डगमगाई नहीं। उसने कहा, मैं जानती हूँ आप सबको ये बात हजम नहीं हो रही, पर ये मेरा फैसला है और मैंने इसे दिल से लिया है। मुझे इस आदमी की सच्चाई पता चल चुकी है। जो कुछ भी आपने सुना है वो पूरा सच नहीं है। हाँ, ये वही मारुति है, लेकिन उस कहानी के पीछे की कहानी अब मेरे सामने है। वो अकेला नहीं था जो मेरी जिंदगी में अंधेरा लेकर आया, और ये सच जानने के बाद मैंने उसे माफ किया और उसके साथ एक नया रिश्ता बनाने का फैसला लिया। सभी अब भी उस जगह पर खड़ी थी जैसे उसकी जुबान बंद हो गई हो। रिद्धि के शब्दों ने जैसे उसके दिल में कुछ चुभो दिया हो। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि रिद्धि को क्या हो गया है। भाग्यश्री रोते हुए रिद्धि की तरफ झुकती है, तू मेरी वही बच्ची है ना जो स्कूल से आते ही मुझे गले लगा लेती थी, जो हमेशा अपने हर राज मुझसे बांटती थी। तू कैसे ये सब कर सकती है हमसे छिपाकर? रिद्धि का चेहरा अब नरम पड़ने लगा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, माँ, मैंने कुछ नहीं छिपाया, बस आप तक सच्चाई पहुँच नहीं पाई, और जो सच्चाई मैंने जानी है वो सबको जाननी चाहिए। रजत भैया और तेजस्विनी दीदी की मौत कोई हादसा नहीं था, वो एक साजिश थी, और मारुति इस साजिश थी।
और मारुति इस साजिश की सबसे बड़ी कुंजी है, लेकिन वो दोषी नहीं है, उसे इस्तेमाल किया गया था। अब हम मिलकर उस असली अपराधी को सामने लाएंगे, हम तीनों, मैं सवी और मारुति। यह सुनकर सभी की आंखों में उलझन साफ दिखाई दे रही थी। एक ओर उसका दिल रिद्धि की बातों को मानने को तैयार नहीं था, दूसरी ओर रिद्धि की आंखों में वह सच्चाई और दृढ़ता थी जो किसी झूठे इंसान की नहीं हो सकती। तारा अभी भी अचंभित थी और उसने फुसफुसाते हुए पूछा, क्या सच में तूने इस आदमी को माफ कर दिया? रिद्धि ने धीमे से जवाब दिया, हाँ दीदी, क्योंकि मैंने इसे समझा है, इसके अंदर के इंसान को देखा है। मैं जानती हूँ ये क्या है और क्या नहीं है। आप लोगों को अभी विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन जल्द ही सब सामने आ जाएगा। इस बीच मारुति ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन तारा ने उसे घूरते हुए पीछे धकेल दिया। तू अभी चुप रह, तेरी वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई और अब तू ही उसे अपना पति बन गया। कितना घटिया मजाक है ये। मारुति ने सिर्फ सिर झुका लिया और एक शब्द भी नहीं कहा। उसके चेहरे पर अफसोस था, अपराध बोध था और रिद्धि का साथ न छोड़ने का संकल्प भी। भाग्यश्री अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्होंने दीवार का सहारा लिया और आंखें बंद करते हुए कहा, भगवान से यही दुआ है कि जो रास्ता तूने चुना है वो सही साबित हो, लेकिन अगर तू टूटी तो मुझे मत देखना। सन्नाटे के बीच में रिद्धि का निर्णय गूंज रहा था। उसने अपनी भावनाओं, अपने दर्द और अपने फैसले को परिवार के सामने रख दिया था। अब सवाल यह था, क्या यह रिश्ता भविष्य में विश्वास और सच्चाई की नींव बन पाएगा, या फिर यह सिर्फ एक भावनात्मक झोंक था जिसका अंजाम विनाश होगा? जानने के लिए जुड़ रहिए हमारे साथ।